गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन यानी श्रम कल्याणकारी अधिनियम। ठीक है, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर का सिलेबस के अंदर 20 नंबर का श्रम कल्याणकारी अधिनियम का अंक है। तो जिसके अंदर श्रम कल्याणकारी के अंदर क्या है, बहुत से अलग अलग विधान है। जिसके अंदर एक विधान है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 2023। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 क्या कहता है। जैसा कि यहाँ पर ज्ञात है कि ये श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम यानी कि ये कब लागू हुआ था, देखो यहाँ से 1923 में। यहाँ पर लिखा गया है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम का गठन वर्ष 2019 में किया गया एवं 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 जो है इसका गठन कब किया गया था। तो गठन कब किया गया है, गठन करने का वर्ष है वर्ष 1923, लेकिन यह लागू कब से है संविधान में, ये लागू कब से है, ये लागू है 1 जुलाई 1924 से। ठीक है, तो ये इस पर ध्यान रखना है कि गठन और जब से ये कानून अपने प्रभाव में। ठीक है, तो गठन हुआ था 1923 में और इसमें प्रभाव कब से है 1 जुलाई 1924 से। ठीक, उसके बाद से है अब इस क्षतिपूर्ति समझ में आ रहा है क्या है, यानी कि जो भी माना या जो भी मतलब श्रमिक को क्षति हुआ है उसकी पूर्ति के नियम क्या है, यानी भुगतान के नियम क्या है। ठीक, तो भुगतान के नियम में पहला क्या है, पहला इसका पॉइंट है यदि कोई श्रमिक कार्य के समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा। यानी क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति कार्य के समय यानी कोई भी श्रमिक क्या कर रहा है, कार्य के समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, दुर्घटना के पश्चात उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा। यानी कोई व्यक्ति जहाँ पर भी वो कार्य कर रहा है वहाँ पर क्या है, कार्य के समय ही क्या होती है, उसको दुर्घटना होती है और दुर्घटना होने के बाद दुर्घटना ऐसी थी क्या, उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, उसको क्षतिपूर्ति पाने का वो अधिकारी होगा। ठीक, तो ये है पहला इसका। दूसरा है यदि श्रमिक नशे या सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन करने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होता है तो वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा। ठीक, तो दोनों पॉइंट्स में क्या कॉमन चीज़ है, या देखो नेचुरली उसके अंदर क्या हुआ है, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, आकस्मिक दुर्घटना घटी जिससे क्या हुआ, उसको वो उसका दुर्घटना हो गया या फिर वो चोटिल हो गया, उसको चोट आ गई, तब वो या उस चोट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तब उसको क्या होगा, तब तो उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त होगा। लेकिन वो अपने कारण से यानी अपनी गलतियों की वजह से या सुरक्षा सावधानियों को न मानने, उसका उल्लंघन करने की वजह से, या जैसे यहाँ पर लिखा है शराब के नशे, यानी कि आप नशे में हैं या जो भी उसके गाइडलाइंस हैं, नियम हैं, उसको आप सेफ्टी नियम से उसको फॉलो नहीं करते हैं और जब दुर्घटना हुआ तो ये पाया जाता है कि आप क्या कर रहे थे, नशे में थे या सुरक्षा सावधानियों का क्या किए थे, उल्लंघन करने के कारण आपका दुर्घटना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, आपको क्षतिपूर्ति से वंचित कर दिया जाएगा, आपको क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंडीशंस क्या क्या हैं। तीसरा है यदि कोई श्रमिक स्वयं सुरक्षा सावधानियों को नज़रअंदाज करता है और चोटिल हो जाता है तो वह भी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा। यानी कि दूसरा और तीसरा पॉइंट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लगभग सेम है। यानी कि ये हो सकता है कि स्वयं सुरक्षा सावधानी यानी कि बिल्कुल निजी स्तर पर, यानी निजी जो सुरक्षाएं आपको करनी चाहिए, यदि उसमें आप नज़रअंदाज करते हैं या उससे अपनी गलती, अपनी लापरवाही की वजह से आप चोटिल होते हैं तो उसके लिए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। ठीक,
तो एक पॉइंट आपका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा क्लियर हो गया। चौथा में है, चौथा पॉइंट ये कह रहा है, अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी श्रमिक को व्यावसायिक बीमारी से किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा। अभी इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि इस अधिनियम में, कौन सा अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में यह भी प्रावधान है कि यदि आपको कार्य से संबंधित, जो भी आप कार्य करें उस कार्य से संबंधित क्या होता है, आपको कोई उसी कार्य से संबंधित आपको क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप जो कार्य कर रहे थे उस कार्य से आपको व्यावसायिक ऐसी बीमारी थी, जिससे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोयले खदान के अंदर काम कर रहा है। अब कोयले खदान के अंदर जो व्यक्ति काम करता है, क्या होता है, उसको मान लो कि कहीं कैंसर हो गया है। तो कैंसर किसके कारण हुआ है, वहाँ जो गैसें, हानिकारक जो गैसें निकलती हैं उनकी वजह से क्या होगा, उसको कैंसर हो गया। अब कैंसर होगा तो क्या होगा उसको, अब उसको यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको परमानेंट बेड रेस्ट हो जाता है, या फिर ऐसी स्थिति, जैसे आप जानते हैं कैंसर का इलाज लगभग नामुमकिन है, उससे बाहर आ पाना, तो ऐसी स्थिति में वो क्षतिपूर्ति का अधिकारी होगा, पूरे तरह से उसके क्षतिपूर्ति में भुगतान किया जाएगा। ठीक है, कब, जब व्यावसायिक, ऐसा नहीं कि कोई भी बीमारी होगा, तो ऐसी बीमारी जो जिस भी वो काम को करता है उससे उत्पन्न होती है, तो उसको ये सुविधा मिलेगी। ठीक, चलिए हम तो नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब हम लोग पढ़ लिए कि क्षतिपूर्ति भुगतान का नियम क्या है, किन किन स्थितियों में भुगतान होगा। अब है कि क्षतिपूर्ति कितना रुपया किया जाएगा, भुगतान की दर क्या होगी, ये लिखा है क्षतिपूर्ति भुगतान की दर। पहला पॉइंट इसमें है, यदि श्रमिक अस्थायी रूप से अपंग होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, अस्थायी रूप से अपंग होता है, तो क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की दर कितना रुपया हो गया, 5,48,000 रुपया दे होगी। यानी क्या है, ऐसा यदि कोई व्यक्ति कार्य के स्थिति में, कार्य करने के दौरान अस्थायी रूप से अपंग, यानी कि अब वो भविष्य में काम करने की स्थिति में नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से अपंग कहलाता है। तो वैसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, क्षतिपूर्ति 5,48,000 रुपये दे होगी। ठीक है, उसके बाद से है दूसरा पॉइंट, 28 दिन से अधिक की स्थिति में, अस्थायी स्थिति में या अस्थायी अपंगता की स्थिति में क्षतिपूर्ति देय है। यानी कि या तो क्या हो, चोट लगे और 28 दिन से क्या हो गया, आप 28 दिन से अधिक आपका इलाज चला, 28 दिन तक आप नॉर्मल वर्क में नहीं आ पाए, या फिर काम करने की स्थिति में नहीं थे, या फिर क्या हो जाए, आपको अस्थायी अपंगता की स्थिति में क्या हो जाएगी, आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक है, दोनों कंडीशन। उसके बाद से तीसरा कह रहा है, यदि श्रमिक को 3 दिन की चिकित्सा काल का सामना करना पड़ा तो क्षतिपूर्ति देनी होगी। यानी कोई व्यक्ति क्या हुआ, कार्य के समय दुर्घटना स्थल, यानी कि कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वहाँ पर क्या होगा, उसको यदि वो 3 दिन में क्या हो रहा है, 3 दिन के चिकित्सीय उपचार में वो ठीक हो गया, 3 दिन में वो ठीक हो गया या फिर वो स्वस्थ हो गया, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, उसके लिए कोई एक्सीडेंट के लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी। ठीक है, उसके बाद से है अंतिम पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है कि दुर्घटना के बाद मृत्यु की स्थिति में, दुर्घटना के बाद मृत्यु की स्थिति में राशि कितना देय होगी, 4,56,000। देखो यहाँ पर अस्थायी रूप से अपंग में कितना है, 5,48,000 रुपये देय होगी। ठीक, 5,48,000 रुपया। और मृत्यु या दुर्घटना के बाद से क्या, उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो डेड हो गया, समाप्त, तो क्या होगा, 4,56,000 रुपया उसको देय होगा। ठीक है, अब है आश्रितों की मान्यता। यानी कि यदि व्यक्ति कोई मर जाता है, जो भी श्रमिक था, उसके क्या हो जाए, मृत्यु की स्थिति में, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर कौन कौन ऐसे व्यक्ति जो क्या है, जिन्हें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिन्हें कि मुआवजा आसानी से मिल, जैसे कि ऐसे आश्रित
जिन्हें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि इसकी जो श्रमिक है उसकी मृत्यु के बाद से कौन से ऐसे लोग होंगे जिन्हें प्रमाण पत्र देना नहीं पड़ेगा, किसके लिए, मुआवजा प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो पहला है माता पिता, यानी कि जो भी श्रमिक है उसके माता पिता में से कोई भी, उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, उनके कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उन्हें आराम से मिल जाएगा। उसका कोई भाई है या अविवाहित बहन, यानी उसकी ऐसी बहन जिसकी शादी नहीं है, उसका कोई लड़का है, पुत्र है, विधवा पुत्रवधू है, यानी कि जो भी श्रमिक है उसकी पुत्रवधू, वो भी कैसी, विधवा हो, तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। अवयस्क इंसान संतान यदि कोई है, ऐसा कोई लड़का जो क्या है अभी 18 वर्ष से नीचे का है, ऐसे व्यक्तियों क्या होगी, प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, दूसरा, ये पहला का पॉइंट है जिसमें नहीं देनी पड़ती। दूसरा है ऐसे आश्रित, यानी ऐसे लोग जिन्हें क्या है, जिन्हें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी ऐसे लोग क्या है जिन्हें प्रमाण पत्र, जैसे कि अविवाहित नाजायज पुत्री, यानी कि जो क्या हो, लीगल नहीं हो, यानी कि आपका किसी गैर संबंध की स्थिति में कोई अविवाहित भी और क्या है, नाजायज पुत्री है। ठीक है ना, तो नाजायज सबसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी उसकी समाज के प्रति या फिर उसमें अनाउंस नहीं था कि वो किसका लड़का है या लड़की है। ठीक, अवयस्क नाजायज पुत्र। ठीक, पुत्र दोनों के लिए है, यानी कि नाजायज पुत्र है या फिर पुत्री है, उसको लिए प्रूफ करना पड़े, और भी कैसा, अविवाहित, जिसकी शादी नहीं हुई। उसके बाद से विधवा बहन, यानी कि इसका शादी लेकिन क्या है वो विधवा है। ठीक, उसके बाद से मृत पुत्र का अवयस्क पुत्र, यानी आपका ऐसा कोई लड़का है जो कि क्या है, मृत है, और उसका कोई अवयस्क पुत्र है, तो क्या उसको यदि आपका मुआवजा की राशि लेनी है तो उसके प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो ऐसे लोग जिन्हें, आप दोनों लिस्ट पढ़ लीजिए, ऐसे लोग जिन्हें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ऐसे लोग जिन्हें प्रमाण पत्र मुआवजे के लिए देनी पड़ती है। ठीक, उसके बाद से नोट, मुआवजे के लिए प्राधिकरण आयुक्त के पास होता है, जो नियोक्ता से मुआवजे की एक राशि एकत्र कर पीड़ित को देता है। यानी मुआवजा जो होगा वो किसके पास इकट्ठा होगा, कौन इसको हैंडल करेगा, प्राधिकरण आयुक्त। ठीक, और ये किससे वसूली करेगा, किससे इकट्ठा करेगा, नियोक्ता, यानी जिसके अंदर आप, जिस भी कंपनी या जिस भी व्यक्ति के अंदर आप अंतर्गत आप या उसके अधीन कार्य कर रहे थे, उससे क्या करेगा वो नियोक्ता, क्या करेगा, प्राधिकरण आयुक्त नियोक्ता से क्या करेगा, पैसे लेकर किसको देगा, ये ला कर देगा, जो भी पीड़ित है उसको देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए अब बाकी बेसिक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, इसके अंदर यही था श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत चीज़ें। ठीक है, आप लोग उसको रिवाइज कीजिएगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न इसके ऊपर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ। जैसा अभी लोग पीछे में पढ़े हैं कि गठन कब हुआ और लागू कब हुआ। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। तो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ है, 1 जुलाई 1924 को। ठीक है ना, और स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था 1923 को, लेकिन लागू कब से हुआ है, 1 जुलाई 1924 को। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल मार्क कर लीजिए। ठीक, दूसरा प्रश्न है, श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया। यानी कि ये प्रश्न कर रहा है कौन सा ऐसा अधिनियम है जो श्रमिकों की दुर्घटनाग्रस्त की स्थिति में क्या करेगा, मुआवजा देने का प्रावधान करता है। तो अभी वही पढ़ रहे हैं हम लोग, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम जो कि 2019 में 2019 नहीं 1923 में गठन हुआ और 1 जुलाई 1924 को लागू हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में निम्न में से कौन सा उपबंध शामिल है। यानी कि कौन से शब्द हैं जो क्या उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे भुगतान के नियम, तो अभी हम लोग पढ़ा है कौन कौन कैसे कैसे भुगतान होता है। आश्रितों की मान्यताएं, यानी कि इसके अंदर किनको मान्यता प्राप्त है, यानी कि मृत्यु की स्थिति में जिन्हें मुआवजा दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति भुगतान की दर, कितना दिया जाएगा पैसा, इसके बारे में बात किया गया है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत निम्न में से किन स्थितियों में क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान नहीं है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे किसमें दे सकते हैं, किसमें नहीं दे सकते। जैसे पहला है कार्य के श्रम के समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर, इसमें तो दिया जाएगा पहला, ठीक है। का सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन करने पर क्या होगा, इसमें नहीं दिया जाएगा। आप गलती आपकी है तो आपको इसमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद से कार्य के समय दुर्घटना के पश्चात मृत्यु, इस पर तो मिलेगा, लेकिन आपका जो ऑप्शन बी है क्या, इस पर प्रावधान कोई नहीं, यानी कि अभी आप सुरक्षा में अपनी तरफ से कोई गलती करते हैं या सावधानियों का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भुगतान नहीं दिया जाएगा। किसका अंतर्गत, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद से अगला प्रश्न है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत या श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत निम्न में से किसके लिए हर्जाने की व्यवस्था की गई है। यानी कब आपको क्या मिलेगा, हर्जाना मिलेगा। तो कब मिलता है, अपंगता की स्थिति में, यानी अब आप कार्य करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हर्जाना कब मिलेगा, हर्जाने से का संबंध किससे है, अपंगता से। ठीक है, तो हर्जाना कब मिलेगा, जब आप अपंग हो जाएंगे तब। ठीक, उसके बाद से अगला सत्य असत्य का थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। पर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत 3 दिन की चिकित्सा की स्थिति में क्षतिपूर्ति देय होगा। अभी क्या करा, अभी हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं कि 3 दिन से कम या 3 दिन में आप ठीक हो जाते हैं तब क्या होगा, क्षतिपूर्ति क्या होगा, या जो भी आपका क्षतिपूर्ति मिलने वाले थे वो नहीं मिलेगा, भुगतान आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप क्या हो गए, 3 दिन में ही ठीक हो गए। 3 दिन से अधिक होता तो मिलता आपको। उसके बाद से कह रहा है तीसरा, इसमें दुर्घटना के बाद मृत्यु की स्थिति में भुगतान की राशि क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख होती है। और ये बताओ, अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि क्षतिपूर्ति जब भी भुगतान के क्या है, जब भी भुगतान के दर है। तो भुगतान के दर में क्या था, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि भुगतान यदि मृत्यु हो जाती है, एक सेकेंड, यानी कि मृत्यु की स्थिति में कितनी देय राशि है, मृत्यु की स्थिति में है आपका 4,56,000। ठीक, अपंगता में कितना है, अपंगता में आपका है 5,48,000। ठीक, तो 5,48,000 और 4,56,000, इसमें कितना का आ रहा है, मृत्यु के बाद 10 लाख। मृत्यु में तो 4,56,000 मिलता है, 10, इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न थे आपके, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। बाकी आप लोग रेगुलर बने रहिए चैनल के ऊपर, हम लोग ऐसे क्लासेस रेगुलर एक अधिनियम के बारे में हम क्लासेस करेंगे। ठीक है, ताकि क्लासेस भी शॉर्ट रहेंगी और एक अधिनियम आप लोग पढ़ने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो श्रम कल्याणकारी अधिनियम के अंतर्गत पहला अधिनियम कौन सा पढ़े हम लोग, पहला अधिनियम आज हम समाप्त किए, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगला अधिनियम जिसके अंतर्गत है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको ज्ञात है कि कितने अंक का है, 20 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा इससे। ठीक है, तो हम लोग इसको लगातार प्रैक्टिस में रहेंगे। ठीक, चलिए, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।